हमारे पास एक भैंस है जिसमें अफरा काफ़ी दिन से है और यहाँ पे ट्रोकर लगाने के बाद भी आप देख सकते हैं कि इसमें अफरा है। और इसकी क्या हिस्ट्री है, कैसे हम लोगों को डायग्नोस करना है, इसके लिए सबसे पहले किसान जो मालिक हैं इसके, इनसे पूछते हैं कि बताइए क्या क्या दिक्कत हुआ, कैसे हुआ इसको। सर जी, इसको पहले बुखार आया था। बुखार का हमने ट्रीटमेंट कराया इसका। बुखार का ट्रीटमेंट हो गया, भैंस भी ठीक हो गई। फिर करीब अब 3-4 दिन से फिर दोबारा से बीमार है ये। अब बीमार होने पर फिर भी हमने इसका बुखार का ट्रीटमेंट कराया। फिर ये कल दोपहर से इसकी हालत खराब है, ये फूलने लग रही है। अच्छा, ये अपनी लेटरिन है वो अपने रास्ते से नहीं निकाल रही है। क्या कर रही है? निकाल रही है, मतलब कि मुंह से आप कह रहे हैं कि पूरा गोबर जैसा निकाल, गोबर जो मुंह से निकाल रही है, मुंह से गोबर पलटी करता है। हाँ हाँ। और इसका जो गोबर आ रहा है वो आप कैसा बता रहे थे? गोबर ऐसा है जैसे छोटी बच्चियां करती है ना, मैंगनी टाइप की, जैसे बकरी करती हैं, ऐसा करती है, पतला गोबर नहीं कर रही है। और जब इसको आप अफरा की दवाई देते हैं तो ठीक हो जाता है, फिर दोबारा हो जाता है? अफरा की हमने दवाई दी लेकिन अफरा ठीक नहीं हुआ। अच्छा, ठीक नहीं हुआ। और उसमें उन्होंने वो पाइप जैसा डॉक्टर बुलाया था चौमा से। हाँ हाँ, जो वहाँ पे चौमा हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनमें से आया था। फिर उन्होंने यहाँ पे मशीन डाली है हवा निकालने के लिए। तब से थोड़ा सा ये शांत है लेकिन ठीक नहीं है, ठीक नहीं हुआ है। और इसने बच्चा कब दिया है? ये बच्चा तो करीबन 4 महीने हो गए। 4 महीने पहले दिया। और जिस दिन इसको ये हुआ था, मतलब जिस दिन बुखार आया था, उस दिन दूध कितना था? उस दिन थोड़ा सा दूध कम हुआ था। अच्छा, दूध अब भी बरकरार दे रही है। अच्छा, अभी दूध दे रही है। परसों के दिन इसने बरकरार दूध दिया है। अच्छा, दूध दिया है, थोड़ा तो दिया है लेकिन दिया है। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कह रहे थे कि बुखार आया था एकाएक, तो जिस दिन बुखार आया था उस दिन ऐसा हुआ था क्या? कितना पहले दूध था इसका? पहले इसके नीचे 9 लीटर दूध था। और जिस दिन बुखार आया था उस दिन कितना था? उस दिन 2-3 लीटर दूध कम दिया था। अच्छा, 2-3 लीटर दूध कम हो गया। अच्छा, फिर धीरे धीरे कम होती जा रही थी। ओके, फिर ठीक हो गई। फिर उसके बाद में दूध पे आ गई अपने आप। हमने इसको फूड किया। तो अभी इसकी समस्या है कि ये इसका पेट जो है वो फूला हुआ है, पेट फूला हुआ है और मुंह से चारा निकाल रही है, और गोबर जो है वो बछिया की तरह कर रही है। तो यहाँ पे ट्रोकर भी लगाया गया है, फिर भी अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका पेट जो है, पैरालंबर फोसा जो है वो काफ़ी फूला हुआ है। तो हिस्ट्री से आपको पता चला कि इसमें 2-3 चीज़ें कॉमन हैं। एक तो ये मुंह से चारा निकाल रही है, यानी पलटी कर रही है। और दूसरा, इसमें रिकरेंट टिम्पनी है या परसिस्टेंट टिम्पनी है। तो मुंह से चारा निकालना या रिकरेंट टिम्पनी होना अपने आप में इंडिकेट करता है कि इस एनिमल में या तो डायफ्रामेटिक हर्निया है या उसे रेटिकुलर एब्सेस हुआ है, रेटिकुलम के अंदर फॉरेन बॉडी सिंड्रोम है। तो फॉरेन बॉडी जब आता है तो रेटिकुलम में वो एब्सेस बना सकता है, और उसके चलते इरेक्टेशन प्रोसेस जो है वो हैम्पर हो जाता है। तो उस सिचुएशन में आपको टिम्पनी मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ट्रोकर लगाने के बाद भी टिम्पनी नहीं जा रही है, यानी कि ये फ्री गैस ब्लोट नहीं है। हालांकि ये प्राइमरी ब्लोट नहीं है, सेकेंडरी ब्लोट है, फिर भी यहाँ पे फ्रोदी ब्लोट बन रहा होगा, क्योंकि इसमें रेटिकुलोरुमिनल मोटिलिटी जो है वो इनिशियल जब इनलार्जमेंट होता है या डिस्टेंशन होता है, उसके चलते वैगल एक्टिवेशन के चलते उसकी मोटिलिटी ज़्यादा हो जाती है और वो चर्न होने लग जाता है। और जो फिशेस है वो पेस्टी होता है और स्कैंट होता है। तो ऑनर भी बता रहा था कि बछिया की तरह गोबर कर रही है, वो फिर इंडिकेट करता है कि इसमें वैगल इंडाइजेशन है या रेटिकुलर एब्सेस है या रेटिकुलर फॉरेन बॉडी मीडिएटेड डैमेज है। एक और चीज़ ध्यान देने वाला बात था कि जब इनिशियल हुआ था उस समय उसमें फ़ीवर आया था। तो अगर डायफ्रामेटिक हर्निया रहेगा तो उसमें फ़ीवर नहीं आएगा, लेकिन फॉरेन बॉडी होगा और रेटिकुलर एब्सेस होगा, रेटिकुलम में सिर्फ इंजरी हुई होगी, तो वहाँ पे आपको फ़ीवर 2-4 दिन 5 दिन तक देखने को मिल सकता है। तो इसमें भी वही हो रहा था कि शुरुआत में उसको फ़ीवर था। और फॉरेन बॉडी का एक और टिपिकल हिस्ट्री वो दे रहे थे कि सडनली 2 से 3 लीटर एकदम से मिल्क उसका डाउन हो गया था, और जैसे जैसे क्रोनिसिटी हुई मिल्क और डाउन होता गया, और फिर वो अभी भी मिल्क दे रही है, चारा भी खा रही है, लेकिन जब टिम्पनी चला जाता है तब चारा वो खाती है, लेकिन वो पलटी करती है। तो इस केस को हम लोगों ने रेटिकुलर एब्सेस के लिए सस्पेक्ट किया। यानी कि ओवरऑल ये जो केस था फॉरेन बॉडी सिंड्रोम का था,
और फिर हमने इसका CBC किया। CBC में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टोटल WBC काउंट है वो 14.1 है, जो थोड़ा सा नॉर्मल से हायर साइड में है। लेकिन अगर आप लिम्फोसाइट और ग्रेनुलोसाइट के परसेंटेज या उसका एब्सोल्यूट काउंट देखेंगे तो ग्रेनुलोसाइट जो है बहुत हाई है, 75.3% है, जबकि लिम्फोसाइट 19.9% है, जो कि रिवर्स है। ऐसा कैटल में होता नहीं है। तो ये भी अपने आप में इंडिकेट करता है कि इस एनिमल में फॉरेन बॉडी होगा और रेटिकुलर एब्सेस हो सकता है। तो फिर रेटिकुलर एब्सेस को अगर हमें ट्रीट करना है तो क्या करना होगा? तो इनिशियल अगर डे फर्स्ट में हमें केस मिलता है तो उस समय हम लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक में आप हायर एंटीबायोटिक ले सकते हैं, सेफ्ट्रैक्सन, टैजोबैक्टम 3 दिन के लिए ले सकते हैं। उसके बाद थोड़ा उसे सस्ता करने के लिए हम लोग उसको DCR पे शिफ्ट कर देते हैं। और एंटीबायोटिक का जो कोर्स होता है 7 से 10 दिन तक आपको करना पड़ सकता है। एंटीबायोटिक के साथ साथ जैसे कि ये नॉन प्रेग्नेंट एनिमल है तो यहाँ पे आप प्रेडनिसोलोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लगातार 3 दिन तक 10 ml प्रेडनिसोलोन दीजिए। उसके बाद आप चाहें तो उसे NSAID पे शिफ्ट कर सकते हैं, उसमें मेलॉक्सिकाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एंटीहिस्टामिनिक का इस्तेमाल करें और एनिमल को एक जगह पे बांध के रखना आवश्यक है। उसको मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करने से क्या होगा कि जो एब्सेस बना है या जो फॉरेन बॉडी है वो बार बार प्रिक नहीं करेगा या बार बार इंजरी नहीं करेगा, तो एनिमल में रिकवरी फास्ट हो जाएगी। तो हम लोग कहते हैं कि एक ही जगह पे उसको बांध के चारा खिलाना है, एक ही जगह पे रखना है, तो वहाँ पे रिकवरी फास्ट हो जाती है। टिम्पनी को कंट्रोल करने के लिए देसी इलाज सबसे बढ़िया है। सरसों तेल ले लीजिए, 500 ml सरसों तेल में 30 ml तारपीन तेल मिलाइए और इसको हर एक दिन छोड़कर 3 दिन तक कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये टिम्पनी को रोक देता है, साथ ही साथ ये क्या करेगा कि उसको एज ए लग्जेटिव भी काम करता है। तो जैसे वो बता रहा था कि फीसेस पास नहीं कर रही है, गोबर नहीं कर रही है, तो उसको भी पास आउट कराने में हेल्प करेगा। तो ओवरऑल उसके पेट का जो प्रेशर है वो कम रहेगा, वो रिलैक्स फील करेगी और फिर एनिमल जो है धीरे धीरे सही हो जाता है। रेटिकुलर एब्सेस जब ठीक हो जाएगा, इसमें आप मैग्नेट थेरेपी भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मैग्नेट है तो उसको ओरली मैग्नेट दे सकते हैं। होता क्या है कि जब हम लोग ट्रीट करते हैं तो जो फॉरेन बॉडी होता है इनके रूमेन में वो उसमें जंग लगता है और धीरे धीरे करके वो 6 से 8 हफ्ते में गल जाता है। तो लोगों को लगता है कि अगर फॉरेन बॉडी नहीं निकालेंगे तो ठीक कैसे होगा। 80% केसेस जो हैं वो ठीक हो जाते हैं, उनमें सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है। तो मेडिसिनल अप्रोच लेकर के भी इस तरह के केसेस को बचाया जा सकता है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।